चारों ओर खेत ही खेत थे। इन खेतों का सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ था। उत्तर पश्चिम में बहुत दूर मस्तपुरा की पहाड़ी श्रृंखला हल्के हल्के जामुनी रंग में बहुत सुंदर नजर आती थी। इन खेतों में कहीं कहीं किसान भी नजर आते थे जो सिर झुकाए अपने काम में व्यस्त होते थे। मीलों तक फैले हुए इन खेतों में थोड़ी थोड़ी दूर पर चारों ओर अनगिनत पेड़ थे। इन पेड़ों को देखकर लगता था जैसे खड़े हुए अपने चारों ओर की फैली खेती की रखवाली कर रहे हो। इन्हीं खेतों के बीच में बहुत दूर पहाड़ों से कोई 2 कोस इधर एक जगह एक प्राकृतिक झील थी। झील बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, उसका पानी हमेशा साफ और ताज़ा रहता था। झील के दक्षिण में दूर तक दलदली जमीन थी, इसीलिए यहाँ खेती बाड़ी नहीं होती थी। उत्तर का क्षेत्र कुछ दूर तक रेतीला बंजर था, इसीलिए यह क्षेत्र खेती के लिए बेकार था। कहने का मतलब यह कि चारों ओर फैले खेतों के बीच में यह पूरा क्षेत्र सुनसान और वीरान दिखाई देता था। झील के किनारे बंजर जमीन की ओर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। पेड़ का कुछ भाग झील के ऊपर छतरी की तरह फैला हुआ था और कुछ भाग दलदली जमीन की ओर छाया किए हुए था। बचा हुआ भाग रेतीली जमीन की तरह फैला हुआ था। जो भाग झील के ऊपर था उसकी टहनियाँ झील के पानी के कुछ फीट ऊपर रही होंगी। दूर रहने वाले पक्षी भी उड़ते हुए इधर निकल आते थे। झील के ऊपर वाली टहनियों पर कुछ देर आराम करते और फिर झील का ठंडा मीठा पानी पीकर उड़ जाते। किसान झील से दूर ही रहते क्योंकि दलदली जमीन खतरनाक भी हो सकती थी। वे अपने पालतू जानवरों को भी इधर नहीं आने देते थे। यही कारण था कि झील और उसके आसपास का क्षेत्र सुनसान रहता था। इसी झील में बहुत दिनों से कछुओं का एक जोड़ा रहता था। मादा ने कई बार अंडे दिए, लेकिन अपने बच्चों को झील में तैरने, झील के किनारे चलने, आसपास की हरियाली खाने और फिर झील के तल में जाकर अपने साथ खेलने की उसकी इच्छा एक सपना बनकर रह गई थी। आज मादा बहुत उदास थी। उदास तो नर कछुआ भी था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को मन में ही छिपाए था। आज फिर दोनों ने मन को उदास करने वाला दृश्य देखा था। आज फिर उनके दिल के टुकड़े को एक दुष्ट झपट कर ले गई थी। आज तो मादा की जान ही निकल गई थी। उस दुष्ट ने उनके दिल के टुकड़े को तो झपटा ही था, नर कछुए पर भी छलांग लगाई थी। वह तो बस कछुए का सौभाग्य था कि वह किसी तरह झील में तैरने में सफल हो गया था। अगर नर कछुए को कुछ हो जाता तो मादा का तो जीवन ही बोझ बनकर रह जाता। एक पल के लिए वह कांप कर रह गई। मादा झील के किनारे रेतीले भाग में अंडे देती थी। वह अपने अंडों को रेत के नीचे पास पास दबा देती। वह इन अंडों को इस तरह रेत के नीचे दबाती कि यह बिल्कुल गायब हो जाते। इस दौरान उसका अधिकतर समय अंडों के आसपास ही बीतता था। फिर कुछ दिनों के बाद वह अंडों के निकट आना छोड़ देती। वह झील के किनारे आकर बैठ जाती और अंडों से बच्चों के निकलने की प्रतीक्षा करती। जब कोई बच्चा उन अंडों से निकलता तो वह उसे प्यार से झील की तरफ बुलाती ताकि वह झील के गहरे पानी में आकर सुरक्षित हो जाए। आज उसके लिए बड़ी खुशी का दिन था। उसका पहला बच्चा अंडे से निकलने वाला था। वह उसे देखकर खुश हो रही थी, मगर यह खुशी ज़्यादा देर न रह सकी। वह अपने बच्चों को पुकार कर झील की ओर बुला रही थी। एकाएक जंगली बिल्ली दौड़ती हुई आई और बच्चे को अपने मुंह में दबाकर भागती हुई चली गई। फिर कुछ दूर जाकर वह कछुए के बच्चे को खाने लगी। मादा तो डर के मारे झील में कूद गई, मगर नर कछुआ जो जमीन पर बैठा हुआ था वह सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा। फिर जब मादा सतह पर दिखाई दी तो नर ने उसे अपनी ओर बुला लिया और वह दर्दनाक दृश्य उसे भी दिखाया। दोनों अपने लाडले की इस तरह मौत पर बहुत रोए। फिर नर कछुए ने मादा को तसल्ली देते हुए कहा, चुप हो जा, सब्र कर, चुप हो जा। जब दूसरे बच्चे निकलेंगे तो हम उन्हें झील में छिपा देंगे, उन्हें बाहर नहीं निकलने देंगे, उन्हें अपनी झील की सैर कराएंगे। जब वे खूब बड़े हो जाएंगे तब वे हमारे साथ झील में तैरने लगेंगे।
नर कछुआ इस तरह मादा को तसल्ली दे रहा था। इस हादसे के बाद 3 दिन दुख में बीत गए। चौथे दिन उन्होंने देखा कि उनका एक दूसरा बच्चा खोल तोड़ने के बाद अपने ऊपर की रेत हटाकर बाहर निकलकर अंगड़ाई ले रहा है। नर और मादा दोनों खुश होकर उसे देखने लगे। मादा प्यार से 2 कदम आगे बढ़कर और फिर बच्चे को पुकारकर अपनी ओर बुलाने लगी। बच्चा अपनी आंखों को मटकाता हुआ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। अभी वह झील से 2-3 फुट दूर ही था कि वह जंगली बिल्ली फिर कहीं से मौत की आंधी की तरह आ पहुंची और पलक झपकते ही बच्चे को उठा ले गई। मादा की दर्द भरी चीख निकल गई। इस तरह एक दूसरे तीसरे दिन अंडों से बच्चे निकलते रहे और जंगली बिल्ली का पेट भरने के काम आते रहे। उन कछुओं ने झील से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया था। वह अगर कभी झील की सतह पर आते भी थे तो दलदली जमीन की तरफ ही रहते। अंडों से निकलने वाला एक भी बच्चा जीवित झील तक ना पहुंच सका। कुछ महीने बाद मादा ने फिर से रेतीली जमीन पर कुछ अंडे दिए और उन्हें रेत में नीचे दबाकर चली गई। वह देर तक झील की सतह पर तैरती रही या फिर झील के किनारे बैठकर घंटों रेत की तरफ देखती रही। इस दौरान उस बिल्ली का कहीं पता नहीं था। वह एक बार भी झील के आसपास कहीं दिखाई नहीं दी। दिन गुजरते रहे और फिर उन अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो गए, मगर अभी पहला बच्चा अंडे को तोड़कर अंगड़ाई लेकर सीधा खड़ा हुआ ही था। उसने लड़खड़ाते कदम बढ़ाए ही थे और चलना शुरू किया ही था। कुछ कदम चला, फिर रुक गया, काफ़ी देर बाद फिर चला। इस तरह मुश्किल से चंद फुट का रास्ता तय किया होगा कि वही बिन बुलाई मुसीबत आ पहुंची और बच्चे को मुंह में दबाकर भागती चली गई। अब उसका नियम बन गया था। वह हर दूसरे तीसरे दिन आती, कछुओं का बच्चा जो झील की तरफ आ रहा होता उसे पकड़ती और छलांग मारती नज़रों से ओझल हो जाती। यह तीसरी बार था कि मादा ने अंडे दिए और उनका एक भी बच्चा जीवित नहीं रह सका और ना ही झील तक पहुंच सका, बल्कि इस बार जंगली बिल्ली ने नर पर भी झपट्टा मारा था। अब नर कछुआ कुछ खोया खोया रहने लगा। वह हर पल किसी गहरी सोच में डूबा रहता। कोई आंधी थी जो उसके मन में चल रही थी। आखिर एक दिन उसने मादा से कहा, इस दुष्ट से छुटकारा जरूरी है। मादा बोली, हम कर भी क्या सकते हैं, किस तरह पीछा छुड़ाएं? नर बोला, कुछ ना कुछ तो हम कर ही सकते हैं। मादा तड़प कर बोली, मैं आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाने दूंगी जिसमें आपकी जान को खतरा हो। नर बोला, खतरा तो मोल लेना ही होगा। जुल्म को ख़त्म करने के लिए खतरा मोल लेना पड़ता है। मादा बोली, लेकिन आप करेंगे क्या? हम कमज़ोर, वह ताकतवर। हम रेंगते हैं, वह आंधी की तरह दौड़ती आती है। हम भला किस तरह उसका मुकाबला कर सकते हैं? बस तुम देखती जाओ, लेकिन अभी बहुत काम करना है। वह दुष्ट अंडों से बच्चे निकलने तक इधर का रुख नहीं करेगी और इसी बीच मुझे सब कुछ करना है। नर जैसे सपनों में अपने आप से बात कर रहा था। फिर उसने मादा से कहा, चलो झील की तह में चलते हैं। इतना कहकर मादा के साथ झील में डूबता चला गया। सारा दिन सारी रात और उसके बाद एक दिन और रात वह मादा के साथ ही रहा। वे दोनों झील में तैरते रहे, पानी में मिलने वाली खाद्य सामग्री से अपने पेट की आग बुझाते रहे। एक बार वे झील की तह पर भी आए और झील के आसपास की हरियाली भी खाई और फिर झील में तैरने लगे। तीसरे दिन कछुआ सुबह सवेरे झील की सतह पर उभरा और धीरे धीरे करते हुए दलदली जमीन की ओर गया। वहां ठहरकर आंखें नचा नचा कर चारों ओर देखने लगा। कुछ देर बाद फिर पानी में कूद गया। इस बार तैरकर वे रेतीली जमीन की ओर आया और रुक गया। उसने 2-3 कदम आगे बढ़ाए और फिर रुककर चारों ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद खेतों की ओर चल पड़ा। कछुआ चलता रहा यहाँ तक कि रेतीली जमीन खत्म हो गई और खेत शुरू हो गए। वह चलता रहा। बहुत ज़्यादा चलने और रास्ता तय करने के बाद एक बबूल के पेड़ के पास जाकर रुका। बबूल के पेड़ के चारों ओर उसकी टूटी हुई टहनियाँ बिखरी पड़ी थीं। बबूल की टहनियाँ पर हजारों सफ़ेद चमकदार नुकीले कांटे चमक रहे थे। ज़्यादातर किसान बबूल की टहनियों को बरसात के शुरू में छाप दिया करते थे। जब उनकी फसल पकने लगती है और फसल को जानवरों से खतरा होने लगता है तो किसान बबूल की टहनियों को खेतों के चारों ओर
खड़ा करके कांटों की बाढ़ लगा देते थे। कछुआ बहुत देर तक बबूल को ध्यान से देखता रहा, फिर रेंगता हुआ एक टूटी हुई टहनी के पास गया, उसे मुंह में दबाया और घसीटना शुरू किया। बबूल की कांटेदार टहनी को खींचते खींचते झील की तरफ बढ़ने लगा। वह जिस रास्ते से यहाँ तक आया था, वापसी पर उसने वह रास्ता नहीं लिया। कछुआ बबूल की टहनी को अभी थोड़ी ही दूर लेकर चला होगा कि एक मैना उड़ती हुई आई और उसके पास बैठ गई। कछुए ने एक बार आंख घुमाकर उसे देखा जरूर, लेकिन रुका नहीं। मैना कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, आलसी कछुए, क्या हो रहा है? कछुआ कुछ नहीं बोला और मैना फिर बोली, तो श्रीमान कछुआ जी, मैं पूछ रही हूँ कि क्या हो रहा है और आज तुम अपनी झील छोड़कर इतनी दूर कैसे निकल आए? इस पर भी कछुए ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह खामोशी से कांटों को घसीट रहा था। मैना फुदकती हुई उसके साथ आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद मैना फिर बोली, ले जाना था तो नरम रसीले हरे पत्ते ले जाते बुद्धू कहीं के, यह कांटे तुम्हारे क्या काम आएंगे? कछुआ बोला, मुझे काम करने दो, जाओ, मुझे तंग मत करो। तो मैना बोली, वही तो पूछ रही हूँ, आखिर तुम कर क्या रहे हो? अच्छा, तुम अपना काम करो, मैं चलती हूँ। कहती हुई मैना दूर तक उड़ती चली गई और कुछ देर बाद नजरों से ओझल हो गई। शाम होते होते कछुआ बबूल के कांटों को खींचकर झील के किनारे पीपल के पेड़ के पास तक ले आया। उसने एक खास जगह पर उस टहनी को घसीट कर रख दिया। उसने कई बार अपना सिर उठाकर बबूल की टहनी को ध्यान से देखा और फिर झील की तरफ बढ़ गया। मादा उसके इंतजार में झील के किनारे बैठी हुई थी। कछुआ थका हारा उसके पास पहुंचा। दोनों झील के पानी में तैरने लगे और फिर झील की तह में जा बैठे। कछुए के दोनों जबड़े बहुत ज्यादा दुख रहे थे। दूसरे दिन कछुआ सवेरे ही अपने काम पर निकल पड़ा। इस बार भी उसने वही रास्ता लिया जिस पर चलकर वह एक दिन पहले बबूल के पेड़ तक पहुंचा था। वहां जाकर उसने फिर एक टहनी को चुना, टहनी को जबड़ों में दबाया और वापस चल पड़ा। कुछ दूर चलकर उसने अपना रास्ता फिर बदल दिया। इस बार वह एक ऐसे रास्ते पर जा रहा था जो थोड़ा लंबा था। वह बबूल के कांटों को खींचता हुआ चलता रहा। अभी कुछ दूर ही पहुंचा था कि फिर से वही मैना पास आ गई। कछुए ने नजर घुमाकर देखा मगर रुका नहीं। मैना ने उससे पूछा, आखिर यह कांटे तुम क्यों और कहाँ ले जा रहे हो? कछुए ने उत्तर दिया, देखो मैना दीदी, ज़्यादा तंग मत करो, मुझे बहुत काम है। वही तो पूछ रही हूँ, तुम इन कांटों का करोगे क्या? फिर कभी बताऊंगा, कछुए ने छोटा सा जवाब दिया। उसने दोबारा टहनी को मुंह में पकड़ा ही था कि मैना बोली, जान बचाओ, भागो भागो, देखो बहुत दूर एक कुत्ता आ रहा है। कहाँ, किधर है? कछुआ डर गया। मैना अपनी जगह से उड़ी और फिर बैठ गई और कछुए से बोली, बहुत दूर है, अभी तुम उसे देख नहीं सकोगे, जब नजदीक आ जाएगा तभी तुम उसे देख पाओगे। कछुआ टहनी को छोड़कर खेत में उतर गया और फसलों के बीच में घुसता चला गया। फसल भी इस तरह फैली हुई थी कि वह उसमें छिप कर रह गया। मैना उसे देखती रही। आने वाला भी बहुत पास आ गया था। कछुआ उसके पैरों की धमक अपने सीने में महसूस कर रहा था। मैना बोली, मैं तो चली और शोर मचाते हुए आसमान में उड़ गई। थोड़ी ही देर में वह बहुत दूर जाकर आंखों से ओझल हो गई। आने वाला कोई कुत्ता नहीं था बल्कि एक लकड़बग्घा था। लकड़बग्घा शोर करता और आसमान की तरफ देखता हुआ तेज गति से दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसका कोई पता नहीं था मगर कछुआ डर के मारे छिपा रहा। काफी देर बाद उसे फिर मैना की आवाज सुनाई दी। मैना उससे कह रही थी, ओ आलसी कछुए, निकल आओ, मुसीबत अब जा चुकी है। कछुआ रेंगता हुआ बाहर निकला। उसने देखा कि मैना बबूल के कांटों से थोड़ी दूर पर बैठी थी। जब वह वहां पहुंचा तो मैना ने कहा, लो यह कांटे उठाओ और अपनी राह लगो, इससे पहले कि फिर कोई मुसीबत आ जाए अपना काम पूरा कर लो। कछुआ ने आभारी होकर उसे देखा और बोला, मैना दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आज आप ना होती तो मैं तो गया था। छोड़ो इन बातों को, जंगल में रहने वाले हम अगर अपनों के काम नहीं आए तो खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तो चली, मैं तो सिर्फ तुम्हें बताने वापस आई थी। कछुए ने एक बार फिर उसका धन्यवाद किया और टहनी को जबड़ों में दबाकर घसीटने लगा। वह चलता रहा यहाँ तक कि सूरज बिल्कुल सिर पर आ गया था। भूख और प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो गया था मगर उसने भी जैसे जान की बाजी लगाने की ठान ली थी। वह कांटों को खींचता रहा, जबड़े दुखते रहे, उसे कमजोरी
कमजोरी महसूस होने लगी थी, लेकिन वह अपने काम में लगा रहा और शाम होते होते फिर पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। दूसरी कांटेदार टहनी को भी उसने पहली वाली कांटेदार टहनी के पास में लाकर रख दिया। अपना काम करके थके कदमों से चलता हुआ मादा की तरफ बढ़ता गया। मादा उसे देखते ही बोली, आखिर क्या हो गया है आपको? और फिर उसकी तरफ बढ़ी। दोनों साथ साथ पानी में तैरने लगे। तह में जाकर मादा ने कछुए के हाथ पैर दबाए, उसे पानी में मिलने वाले खाद्य पदार्थ दिए। दोनों ने चुपचाप खाना खाया। खाना खत्म करके थका हारा कछुआ आराम करने लगा था। मादा उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद बोली, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? उचित यह रहेगा कि हम अपने रहने की जगह बदल दें। मादा की बात पूरी होने से पहले ही कछुआ गुस्से से चीखा और उठकर बैठ गया। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी हो गई थी। बोला, अब ऐसी बात जुबान से मत निकालना। अत्याचार अत्याचार है और अत्याचारी से डरकर भागना उससे भी बड़ा अत्याचार है। तुम बस मेरी सुरक्षा और सफलता की प्रार्थना करो। मादा कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद दोनों सो गए। अगले दिन सुबह कछुए की आंख जरा देरी से खुली।